कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 की मैथ्स की क्लास करेंगे बच्चों, और इसमें हमारा चैप्टर चल रहा था होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। तो उसी चैप्टर को बच्चों हम आगे करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम और करेंगे एक्सरसाइज के। और बच्चों हमने कुछ बेसिक्स भी किए थे जो कि मुझे लगता है कि आपने अच्छे से रिवाइज किए होंगे। तो अभी तक हमने क्या क्या किया था बच्चों? प्रेडेसेसर एंड सक्सेसर हमने जाना था कि कैसे निकालते हैं हम। जस्ट पहले वाली संख्या जो नंबर हमें दिया हो और उसके बाद वाली संख्या कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने क्या किया था, नंबर लाइन पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं बच्चों, वो हमने सीखा था। तो चलिए अब हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और आगे के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपका चैप्टर है पूर्ण संख्याएं। ये है बच्चों। अब देखिए, ये पूर्ण संख्याओं में हम क्या कर चुके हैं, नंबर लाइन पे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना सीख चुके हैं कि योग कैसे करते हैं और व्यवकलन कैसे करते हैं। बट एक चीज है बच्चों, अगर नंबर लाइन आपको दी हो और उस पे आपको मल्टीप्लीकेशन करना हो तो आप कैसे करेंगे। जैसे अगर आपके पास कोई नंबर लाइन है, देखते हैं, ये नंबर लाइन है, ठीक है। अब इस पे हमें गुना करना है। आपको ये बताना है कि संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर है। मतलब यहाँ पे आपको दो संख्याएं दी हुई हैं। दो संख्याएं कौन सी दी हुई हैं? तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो एक तो है 530 और दूसरी है 503। तो ये दो संख्याएं हैं बच्चों। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, पहले तो कंपेयर करेंगे आपस में। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर करके फिर आप देखेंगे कि संख्या रेखा पर कौन सी संख्या बाईं ओर है और कौन सी दाईं ओर है। तो संख्या रेखा अभी हमने देखी थी। संख्या रेखा पे क्या होता है, देखिए 0 यहाँ होता है, 1 2 3 4 और ये कंटिन्यू होता रहता है, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ये भी कंटिन्यू होता रहता है। अब बच्चों इसको हम क्या करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी होती है, ये कैसे पता लगता है हमें। देखिए जितना हम दाईं ओर जाएंगे उतनी ही संख्या बड़ी होती रहेगी, और जितना हम बाएं ओर जाएंगे उतनी संख्या छोटी होती रहेगी। जैसे देखिए 3 से बड़ा 4 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है। ये किस तरफ जा रहे हैं हम, 2 से बड़ा 3 होता है, मतलब 2 क्या है, 3 के लेफ्ट हैंड साइड है, बाईं तरफ है, और 3 2 के दाईं तरफ है। मतलब दाईं तरफ वाली संख्या हमेशा बड़ी होगी बाईं तरफ वाली संख्या से। तो आपको बस इसमें यह बताना है कि संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर है। इन दोनों में से कौन सी संख्या दूसरी संख्या के बाईं ओर है, ये बताना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो सबसे पहले हम कैसे कंपेयर करते हैं बच्चों, संख्या को, नंबर को आप कंपेयर करना सीख चुके हैं पहले। तो क्या करेंगे हम, 530 है और 503 है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो ये हम नंबर कंपेयर कर रहे हैं इनके डिजिट्स कितने हैं। अगर देखिए एक के अंक 4 हैं, जैसे एक के डिजिट 4 हैं और एक के 3 हैं, तो 4 डिजिट वाली संख्या बड़ी हो जाएगी अपने आप, उसमें आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो पहले आप डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3, 3 डिजिट है इसमें और इसमें भी 3 डिजिट हैं, मतलब डिजिट दोनों में बराबर है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट है उसको देखेंगे दोनों नंबर्स में, वो भी सेम है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद वाली डिजिट देखेंगे, इसमें 3 है और इसमें 0 है। तो बताइए बच्चों 3 बड़ा है या 0? 3 बड़ा होगा, इसीलिए हम इस संख्या को 530 को बड़ी बोल सकते हैं। अब 530 को हमने बड़ी बोल दिया है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि संख्या 530 संख्या 503 क्या होगी, हमें बताना है बाईं ओर होगी। बाईं ओर मतलब बच्चों लेफ्ट हैंड साइड। तो इन दोनों में से लेफ्ट हैंड साइड कौन सी संख्या होगी बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड होगी। इन दोनों में से जो संख्या छोटी होगी वही लेफ्ट हैंड साइड होगी।
तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी हुई? 503 हुई। तो यही लेफ्ट हैंड साइड होगी। तो आप लिख सकते हैं संख्या 503। संख्या 503, संख्या 530 के बाईं ओर, संख्या 530 संख्या 503 के बाईं ओर स्थित है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर है। और क्वेश्चंस करेंगे तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इसके। एक संख्या है 370 और दूसरी संख्या है 307। इसमें भी बच्चों आप आसानी से देखिए पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। पहले तो ये पता लगाएंगे 370 या 307। तीनों के 3-3 डिजिट है। फिर उसके बाद हम क्या कंपेयर करेंगे? तीनों के अगर 3-3 डिजिट हैं तो फिर हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड से पहली डिजिट कौन सी है। लेफ्ट साइड से पहली डिजिट कौन सी है? 3 है दोनों में। और जो 3 है वो क्या है? बराबर है। इसीलिए हम नेक्स्ट अगली वाली डिजिट देखेंगे। और अगली वाली इसमें 7 है और यहाँ पे 0 है। तो 7 बड़ा होगा या 0? 7 बड़ा होगा। इसका मतलब 370 बड़ी हो गई 307 से। ये इतना पता लग गया हमें। अब संख्या रेखा पर क्या बोला जाता है कि जो नंबर छोटा होगा, जो संख्या छोटी होगी, वो क्या बोलते हैं? बाईं तरफ होगी दूसरी संख्या के। तो इन दोनों में से छोटी कौन सी है? 307 है। तो आप बोल सकते हैं बच्चों 307 विल बी ऑन लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ होगी 307 क्योंकि ये छोटी है। जो छोटी होती है वो लेफ्ट की तरफ होती है। तो बस यही है। आप इस तरह से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। और देखिए थोड़ी सी बड़ी संख्या लेके देखते हैं। बड़ा नंबर हम लेके देखते हैं, उसमें आप कैसे कंपेयर करेंगे। 98765 98,765 और दूसरा है 56,789। 56,789 हो गया। तो इनको बच्चों आप कंपेयर करेंगे। पहले इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे। तो मैं लिख देता हूं, कंपेयर करना बच्चों इसमें सबसे जरूरी चीज है। अगर आपको कंपेयर करना आ गया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व है। फिर पहले हम डिजिट काउंट करेंगे। दोनों में कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं? देखिए 1 2 3 4 5। इसमें 5 हैं, इसमें 1 2 3 4 5। दोनों में 5-5 हैं भाई। इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कि जो लेफ्ट की तरफ है, जो बाईं ओर है, वो पहली डिजिट क्या है। तो इसमें देखिए यहाँ पे तो 9 है और यहाँ पे 5 है। बस काम बन गया। हमें पता है 9 बड़ा होता है 5 से, इसीलिए ये संख्या 98,765 बड़ी हो जाएगी। तो आप बोल सकते हैं जो छोटी संख्या है वो लेफ्ट की तरफ होगी। तो 56,789 विल बी ऑन लेफ्ट। ये बोल सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ी संख्या लेंगे हम। तो ये हो जाएगा 98 30 415 और दूसरी संख्या हो जाएगी 1002301। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम? अगर हम हमें इसको प्रोनाउंस करना हो तो 98,30,415। और इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे 1,23,001। अब देखिए
कि अगर आपको ये प्रोनाउंस करना आता है बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको वैसे ही पता लग जाएगा। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा क्या बोलेंगे, तो आप वही जो अभी तक हम करते आए हैं कि कैसे इनको कंपेयर करेंगे, कैसे तुलना करेंगे, वही तरीका आप लगाएंगे। ठीक है, अब डिजिट्स आप गिनेंगे बच्चों, तो कितनी है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 डिजिट दिख रही हैं मुझे और यहाँ पे 8 दिख रही हैं। तो क्या बताया था, जितनी डिजिट ज्यादा होंगी जिसकी, वही संख्या बड़ी होगी। तो यहाँ पे ये संख्या बड़ी हो गई, मतलब नंबर लाइन पे संख्या रेखा पर बाईं ओर कौन सी होगी, जो संख्या छोटी होगी, मतलब 98,30,415 विल बी ऑन लेफ्ट, बाईं ओर होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे बच्चों। अब आगे वाली देखते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य हैं और कौन से नहीं हैं। तो ये आप कैसे बताएंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको आप ध्यान से देखें। तो ये इस चैप्टर में अभी तक जितनी चीजें आपने की हैं उसी के आधार पे ये क्वेश्चन बेस्ड हैं, उसी पे बेस्ड हैं। तो बस आपको क्या करना है, एक बारी अपने माइंड में सारी चीजें रिकॉल करनी है, जो आपने पढ़ी है सिर्फ उसी के बारे में पूछा हुआ है कि कथन कुछ दिए हुए हैं आपको, और बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। आपको बस यही बताना है कि कहाँ पे सच बोला जा रहा है और कहाँ पे झूठ बोला जा रहा है, या फिर कौन सी स्टेटमेंट गलत है और कौन सी सही है, ये आपको बताना है पढ़ के। तो देखिए, सबसे पहले ए पार्ट की बात करें तो शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, ये बोला गया है। क्या सही बोला गया है? इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं। तो देखिए, जब प्राकृत संख्याओं की बात आती है तो मैं शुरू करता हूं 1 2 3 4, ये आगे तक कंटिन्यू होते जाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं, पता है आपको? नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को हम बोलेंगे प्राकृत संख्याएं। क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं बोलेंगे नेचुरल नंबर्स को। अब देखिए बच्चों कि यहाँ पे कहीं आपको जीरो दिख रहा है इसमें? क्या आपको कहीं जीरो दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, आप ये देखने की कोशिश कीजिए। हमने शुरुआत 1 से की है, तो 1 ही सबसे छोटी प्राकृत संख्या हुई, लेकिन यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश की जा रही है कि शून्य यानी जीरो सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो ये तो सही नहीं है, तो इसको हम असत्य बोल सकते हैं। बस यही चीज हमें करनी है। देखिए, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि पूर्ववर्ती का मतलब हुआ प्रेडेसेसर। ठीक है, प्रेडेसेसर का मतलब हमने कल सीखा था और कैसे निकालते हैं ये भी सीखा था। तो चलिए हम करके देखते हैं। किसका पूछा गया है? 399 का प्रेडिसेसर पूछा गया है, तो कैसे आप निकालेंगे? देखिए, 399 का प्रेडिसेसर क्या होगा? 399 आपको दिया गया है। इसका प्रेडिसेसर मतलब पहले की, इससे पिछली संख्या आपको निकालनी है, इससे पहले वाली। तो आप माइनस करते हैं हमेशा, 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये 9 में से 1 गया तो 8, फिर 9 और 3, तो कितना आ गया? 398 होगा इसका प्रेडेसेसर या फिर पूर्ववर्ती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है बच्चों? यहाँ पे बोला गया है कि 400 इसका प्रेडिसेसर है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी। 400 कब आएगा? 400 तो तब आएगा ना जब 399 में हम एक जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे तभी तो 400 आएगा। तो
400 प्रेडिसेसर नहीं होगा बच्चों, सक्सेसर होगा। क्या होगा? सक्सेसर होगा। तो पूर्ववर्ती नहीं, अगर ये यहाँ पे बोल देते कि परवर्ती है, क्या परवर्ती है, तो आप बोल सकते थे कि ठीक है ये, लेकिन अभी तो असत्य हो गया, क्योंकि इसकी हमने निकाल के देखा कि जो प्रेडिसेसर है वो तो 398 आया, 398 आया, तो इसको हम असत्य बोल सकते हैं। ठीक है, अगले वाले देखिए, यहाँ पे बोला गया, फिर से शून्य का जिक्र किया गया है और बोला गया है इस बारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। क्या ये सही है? तो ये पता लगाएंगे हम। देखिए, पूर्ण संख्याएं हमने देखी थी, कौन सी होती हैं पूर्ण संख्याएं? पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे पूर्ण संख्याएं लिखी थी, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो 0, 1, 2, 3 और ये कंटिन्यू होते जाते हैं। तो सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा बच्चों? 0 ही होगा, हमने 0 से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे भी तो यही बोला गया है कि 0 शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो ये कथन तो सत्य दिख रहा है मुझे, तो इसको मैं सत्य लिख सकता हूँ। नेक्स्ट वाला देखिए, डी, इसमें बोला गया 600 संख्या 599 का परवर्ती है। तो क्या ये सत्य है या असत्य है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे 599 का आपको परवर्ती निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 599 परवर्ती यानी सक्सेसर। सक्सेसर क्या होता है? सक्सेसर होता है बच्चों एक आगे की संख्या, यानी हम इसमें एक ऐड कर देंगे, और ऐड कर देंगे तो 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10। एक हासिल लगी, 9 + 1 10, एक हासिल, और 5 + 1 6, तो 600 आ गया। तो यही तो पूछा गया, यही तो बोला है कि 600 संख्या 599 का परवर्ती है। तो इसको भी हम सत्य बोल सकते हैं, ये कथन भी सत्य है। अगली वाले देखिए, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। क्या ये सच है या झूठ है, ये आप मुझे बताइए। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। तो फिर से हम आते हैं, यहाँ पे हमने नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं लिखी हैं। कितने से स्टार्ट है? 1 से स्टार्ट है और आगे तक जाता है, जहां तक गिनती जाती है। और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और आगे कंटिन्यू होता जाता है। तो देखिए कि 0 छोड़ के अगर हम 0 को हटा के बाकी संख्याएं लिखती हैं तो ये प्राकृत संख्याएं हो जाती हैं, लेकिन अगर 0 भी लगा दिया जाए तो पूर्ण संख्या हो जाती है। मतलब जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं, उनमें नेचुरल नंबर्स तो आते ही आते हैं। सभी होल नंबर्स में नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्याएं शामिल होंगी, लेकिन प्राकृत संख्याओं में सारे होल नंबर शामिल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ से 0 मिसिंग है। ठीक है बच्चों, यहाँ 0 नहीं आता प्राकृत संख्याओं में। तो आप ये बोल सकते हैं ये होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर आते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर में सारे होल नंबर्स नहीं आते हैं। यही बोला गया है कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। बिल्कुल हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से। तो प्राकृत संख्याएं तो पूर्ण संख्याएं में बिल्कुल हो सकती हैं। तो इसको भी आप सत्य बोल सकते हैं। अगले वाला देखिए, यहाँ पे बोला गया है सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। ये भी अभी डिस्कस किया था हमने कि देखिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। कारण भी बताया था, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 आता है जो कि प्राकृत संख्याओं में नहीं होता, इसीलिए पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती। तो यहाँ पे आप असत्य बोल सकते हैं इस कथन को। अगले वाला देखें आप, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो पहले तो आपको ये देखना है कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या क्या क्या हो सकती है। 2 अंकों की पूर्ण संख्या तो 11 से शुरू हो सकती है, 11, 12 और कहाँ तक जा सकती है? 99 तक। बस यही हो सकती है 2 अंकों की पूर्ण संख्या। अब इसमें बोला गया है 2 संख्याओं का, 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती यानी प्रेडेसेसर एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। आपको क्या लगता है, क्या कभी हो सकता है? तो देखिए ये हमें कैसे पता लगेगा? ये पता लगेगा बच्चों, हमें 11 है सबसे जो छोटी 2 अंकों की पूर्ण संख्या है,
उसका हम प्रेडिसेसर निकालते हैं। तो इसमें से एक माइनस कर देते हैं हम, ठीक है। देखिए 10 भी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी बच्चों, इसमें से एक माइनस करेंगे तो 10 आएगा। तो 10 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, इसमें से एक माइनस करेंगे, इसका प्रेडिसेसर निकालेंगे तो कितना आएगा। देखिए 10 में से एक गया तो 9 आ जाएगा। ये तो आ गई एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या आ गई ना भाई। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का हमने प्रेडिसेसर निकाला, पूर्ववर्ती निकाला, तो एक अंक की संख्या आ गई। लेकिन ये तो बोल रहे हैं कभी नहीं हो सकती, यानी असत्य बोल रहे हैं, ठीक है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, क्या ये सच है कि एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। हमने क्वेश्चन 1 कर रहे थे, इसका पार्ट 1 कर रहे थे, तभी हमने देख लिया था कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या तो 0 है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। क्या बोला है, प्राकृत संख्या 1 का कोई भी पूर्ववर्त नहीं होता। तो प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है बच्चों 1, नेचुरल नंबर 1 होता है, 1 से शुरू करते हैं हम प्राकृत संख्या। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है, तो इससे छोटा नेचुरल नंबर कोई होता ही नहीं है। यही तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है, क्योंकि इससे छोटा तो प्राकृत संख्या होगी ही नहीं, तो ये सत्य है। फिर पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। यहाँ पे बोला गया है कि पूर्ण संख्या 1, जो पूर्ण संख्या 1 है उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, और तो एक दूसरे नंबर पे आता है यहाँ। अब एक में से हम एक माइनस करेंगे, इसका हम पूर्ववर्ती निकालेंगे, तो देखिए एक में से एक माइनस किया तो 0 आ गया, तो 0 तो आया ना बच्चों। तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है, तो 1 का पूर्ववर्ती 0 होगा, इसीलिए यहाँ पे ये जो नहीं होता, ये यहाँ पे इस कथन को असत्य कर देता है। तो इसको हम बोलेंगे ये असत्य है। अब पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। 13 कहाँ पे है, 11 और 12 के बीच में स्थित है। क्या ये सही है इनका कथन कि पूर्ण संख्या 13, 11 और 12 के बीच में स्थित है? बिल्कुल, हम यहाँ पे अगर चेक करके देखें तो 11, 12, 13, 11 और 12 के बीच में तो कोई पूर्ण संख्या नहीं आती बच्चों। 11 और 12 के बाद आता है, 12 के बाद 13 आता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि 13 इन दोनों 11 और 12 के बीच में स्थित है, इसीलिए इसको असत्य हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला देखें, एल, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। क्या ये सही है? अब इसको आप बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो 0 होती है और उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, इसीलिए ये सत्य बोल सकते हैं आप, या फिर ट्रू बोल सकते हैं इसको। फिर 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। क्या ये सही है कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या रहती है? परवर्ती मतलब बच्चों सक्सेसर। तो 2 अंकों की संख्या देखते हैं हम, 99 है जैसे, ठीक है, 99 का हम सक्सेसर निकालते हैं, यानी आगे वाली संख्या निकालते हैं, तो एक इसमें ऐड करना पड़ेगा, 9 + 1 10, एक हासिल, 9 + 1 10। तो ये तो बच्चों 3 अंकों की संख्या आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, मतलब इनका कथन तो गलत हो गया, असत्य हो गया। यही तो हमें बताना है, तो ये यहाँ पे पता लग जाता है बच्चों। इस तरह आप देखिए, ये पूरा हमने क्वेश्चन किया है, यहाँ पे आपके लगभग लगभग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो इसको आप ध्यान से करें, अच्छे से करें, ये मुझे लगता है बहुत ही जरूरी है आपके लिए क्वेश्चन, तो इस पे खास ध्यान देना है आपको। अब आगे के कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
तो यहाँ पे बच्चों कुछ क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे लिखूंगा अगली एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज 2.2 इसका क्वेश्चन है, यहाँ पे है उपयुक्त क्रम में लगाकर उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। तो इसको आपने कुछ क्वेश्चन आपको दिया है, जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूं 837 प्लस 208 प्लस 363, ये 3 नंबर्स हैं जिनको आप ऐड करेंगे, लेकिन इसमें बोला गया है उपयुक्त क्रम में लगाकर योग कीजिए। तो उपयुक्त क्रम में कैसे लगाएंगे आप, क्या करना है इसमें और क्यों लगाना हो उपयुक्त क्रम में, यही आ रहा होगा आपके मन में क्वेश्चन। तो देखिए उपयुक्त क्रम में इसलिए लगाने के लिए बोला जा रहा है, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 2 नंबर्स हैं, 138 है और 246 है मान लीजिए, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको एक एक नंबर ऐड करना पड़ेगा। जैसे 8 में आपने 6 ऐड किया, फिर जो हासिल लगी वो अगले में जोड़ा और इन दोनों को ऐड किया, इसी तरह ऐड करते हैं। अब देखिए मैं दूसरी चीज लिखता हूं कि 100 में 200 ऐड करना है। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा एडिशन, कौन सा योग इजीली आप कर पाएंगे? ये वाला कर पाएंगे, 100 में 200 ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 2 और 1 का एडिशन करना है, क्योंकि बाकी तो 0 है जो कि एज इट इज आ जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे 2 + 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, और ये 2 0 300 आ गया। तो आप डायरेक्टली इसको बता सकते हैं, पर इसको करने में आपका काफी समय जाएगा। यहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है बच्चों, यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जिस नंबर के एंड में 0 आ जाती हैं, जिन नंबर्स के एंड में 0 आ जाते हैं, वो एडिशन के लिए आसान हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं उनका एडिशन करना, उनका योग करना। इसीलिए अगर कोई ऐसा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनाया जाए कि कोई नंबर के एंड में अंत में 0 आ जाए, 0 आ जाए, तो हमारा क्वेश्चन काफी आसान हो सकता है। बस यही करेंगे हम, इसी टेक्निक को फॉलो करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि जो ये आखिरी डिजिट, इसी को ऐड करते हैं, एंड में हमें 0 लाना है, लास्ट में 0 लाना है। तो जो लास्ट वाली डिजिट्स हैं उनको ऐड करके 0 आ रहा है या नहीं, तो 7 + 8 0 नहीं आएगा बच्चों, 15 आ जाएगा। तो इन दोनों को हम ऐड नहीं करेंगे, लेकिन 7 + 3 कितना होता है, 10 होता है। तो एंड में 0 आ रहा है हमारा, तो पहले हम इन दोनों को जोड़ देंगे, इन दोनों का योग करेंगे, यही ऑर्डर हम लगाएंगे। 837 837 प्लस 363, इस क्रम में हम इनको ऐड करेंगे कि पहले तो ये 2 हम योग कर देंगे और फिर 208 को हम बाद में ऐड करेंगे। ये किस लिए मैंने बोला, क्योंकि देखिए 7 + 3 हम इन दोनों को ऐड करेंगे, पहले 10 आ गया, 1 हासिल, फिर 6 + 3 कितना हो गया, 6 + 3 9, और 1 हासिल थी वो 10 बना दिया, फिर से 1 हासिल यहाँ पे हो गई, 8 + 3 11, और 1 ही हासिल थी 12 हो गई। तो 1200 आंसर आ गया प्लस 208। यहाँ पे ये फायदा हुआ बच्चों कि हमारे ऐड में 2 0 आ गई, तो ऐड करना आसान रहेगा। कैसे आसान रहेगा, देखिए 0 में 8 अगर आपने जोड़ दिया तो कितना बच गया, 8 बन गया। 0 में 0 जोड़ा है तो 0, और 2 में 2 ऐड किया है तो 4, और 1 का 1, तो 1408। आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसे ऐड करते 837 और 208 को, 837 और 208 को अगर ऐड करते, तो देखिए 8 और 7 15, 1 हासिल, और 3 और 1
4, 8 और 2 10। इस तरह से आपको क्या करना पड़ता, समय आपका ज्यादा लगता। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर आप उपयुक्त क्रम में लगा के ऐड करेंगे, और क्रम किस हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि नंबर के एंड में 0 आ रही हैं, तो हम उन दोनों डिजिट्स को, उन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। अब अगले वाला एक क्वेश्चन और करके देखते हैं हम, ताकि आपको और अच्छे से पता लग जाए। 1962 प्लस 453 प्लस 1538, 1538 प्लस 647, इनको ऐड करना है बच्चों। फिर से हम वही चीज देखेंगे कि कौन से नंबर ऐड करके एंड में हमें 0 मिल रहा है, कौन सी संख्याओं का योग करके 0 मिल रहा है। अगर 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, हमें 0 यहां से नहीं मिल रहा, तो इसको हम छोड़ देंगे। फिर 2 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 0 आ रहा है, तो इन दोनों को हम पहले ऐड करेंगे। 1962 प्लस 1538। इसके बाद आप क्या करेंगे, 453 प्लस 647, इनको एक साथ ऐड करेंगे। देखिए 3 और 7 जोड़ के 0 आ रहा है, एंड में 10 आ रहा है, इसीलिए। तो अब इनका योग करेंगे, आप इनका एडिशन करेंगे बच्चों। तो कैसे करेंगे, आप यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है बच्चों, नहीं तो आप लिख के भी कर सकते हैं। 1962 रफ में आप लिख लीजिए 38, इन दोनों को इस तरह भी ऐड कर सकते हैं। देखिए 8 प्लस 2 कितना हो जाता है, 10। एक हासिल है यहाँ पे, 3 प्लस 6 कितना हो गया, 9, और एक हासिल 10। फिर एक हासिल लग गई, और 9 प्लस 5 कितना हो गया, 14, और एक हासिल थी वो 15 आ गया। फिर एक हासिल लग गई, 1 प्लस 1 2, और एक हासिल 3, तो कितना आ गया, 3500 प्लस। फिर से इनको ऐड कर देंगे, 3 प्लस 7 10, एक हासिल 5 प्लस 4 9, और एक हासिल 10, फिर से एक हासिल 10 के नाम की, और 6 प्लस 4 10, और एक 11 आ गया। अब देखिए बच्चों, ये काफी हद तक हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि एंड में तो 2 0 हैं, वो एज इट इज आ जाएंगे, ऐसे कैसे आ जाएंगे। तो अब आपको सिर्फ 35 में 11 ऐड करना है। तो 5 प्लस 1 6 हो जाता है, और 3 प्लस 1 4 हो गया, तो 4600 यहाँ पे आंसर आ जाता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। जो भी आपने क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं, उनको दोबारा एक बारी जरूर करें, तो आप देखेंगे कि आपको सारे क्वेश्चन फटाफट आ रहे हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि आप एक बारी दोबारा खुद से जरूर करके देखें ये क्वेश्चन जो यहाँ पे हम करते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।